दोस्तों, आज पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी तजरिबा। मेरे शौहर को 1 बरस की सज़ा हो गई। जुर्म सिर्फ इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने कौम के खिदमतगारों की इज्जत शरबत और पान देकर की थी। मैं इस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे शहर की सियासी बेदारी किसी कैदी जानवर की तरह खड़ी चीख रही थी। मेरे शौहर हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे अंदर हाहाकार मचा हुआ था, जैसे जान पिघली जा रही हो। जोश की लहरें सी उठ उठ कर सारे जिस्म में सनसनी भर देती थीं, और इस कदर नाज मुझे कभी न हुआ था। वो अदालत, कुर्सी पर बैठा अंग्रेज़ अफसर, सुर्ख जरीदार पगड़ियाँ बांधे पुलिस के कारकुन, सब मेरी नज़रों में हकीर दिखाई दिए। बार बार दिल में आता दौड़कर अपने महबूब के कदमों से लिपट जाऊं और उसी हालत में जान दे दूं। कितना पुरसुकून, ठोस, जाहो जलाल, खुददारी से रोशन बुत था। अफसोस और रंजो गम की छाया न थी। उन होंठों में एक जोश से भरी दिलकश मुस्कान थी। इस जुर्म के लिए 1 बरस की कैद, फ़ाहरे इंसाफ, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 जुर्म करने के लिए तैयार थी। ज़िंदगी के मालिक ने चलते वक्त 1 मर्तबा मेरी तरफ देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनका चेहरा सख्त पड़ गया। अदालत से वापस आकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और वॉलंटियरों को बुलाकर खिलाई, और शाम के वक्त मैं पहली मर्तबा कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई। शरीक ही नहीं हुई, स्टेज पर जाकर बोली भी और सत्याग्रह का अहद ले लिया। मेरी रूह में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सब कुछ लुट जाने के बाद किसका डर। बड़ी से बड़ी चोट भी अब मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा सुसर जी को। सुसर जी पेंशन याफ्ता थे, पिताजी महकमा जंगलात में अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों हजरात के ख़त आए। दोनों जामे से बाहर थे। सुसर ने लिखा, उम्मीद थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा सहारा होगे, तुमने उस उम्मीद को खाक में मिला दिया। चाहती हो मैं भीख मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ, तुम्हें अपने पास रखकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के अल्फाज इस कदर सख्त नहीं थे, लेकिन अंदाज तकरीबन ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वो मुझे बुलाएंगे तो मुमकिन है ग्रेड से महरूम होना पड़े। हाँ, वो मेरी मुँह ज़बानी मदद करने को तैयार थे। मैंने दोनों ख़त फाड़ कर फेंक दिए और फिर उन्हें कोई ख़त नहीं लिखा। हाय खुद गरजी, तेरी माया कितनी ज़बरदस्त है। अपना ही बाप सिर्फ खुद गरजी में रुकावट पड़ने के डर से अपनी बेटी की तरफ से इतना बेरहम बन जाए। अपना ही ससुर अपनी बहू की तरफ से इस तरह आंखें फेर ले। लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने मुताल्लिक़ बेफिक्र थी, लेकिन ये नई फ़िक्र सवार हुई। इस सूने घर में अकेली बग़ैर किसी सहारे के किस तरह रहूँगी, लेकिन जाऊँगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में निस्वानियत की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अपनी हिफाजत की उतनी फ़िक्र थी जितनी अपनी निस्वानियत की हिफाजत की थी। अपनी जान की फ़िक्र न थी, लेकिन निस्वानियत की तरफ किसी की आँख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा, 2 आदमी खड़े थे। दिल में आया पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो, लेकिन फिर ख्याल आया मुझे ये पूछने का क्या हक़ है। आम रास्ता है, जिसका दिल चाहे खड़ा हो। लेकिन मुझे अंदेशा हो गया। उस अंदेशे को किस तरह दिल से निकाल सकती थी। वो एक चिंगारी की तरह दिल में पेवस्त हो गया था। गर्मी से जिस्म फूंका जाता था, लेकिन मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकाल कर सरहाने रख लिया। वो अंदेशा सामने बैठा घूरता हुआ मालूम होता था। किसी ने पुकारा और मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगाया, कोई कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे, क्यों कुंडी खड़खड़ा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मैं झुंझला उठी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और छज्जे पर खड़ी होकर ज़ोर से बोली, कौन कुंडी खड़खड़ा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरा अंदेशा ख़त्म हो गया। कितनी तसल्ली मिली। वो बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे शौहर के दोस्तों में उनसे ज़्यादा शरीफ आदमी नहीं है। मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो एक औरत थी। वो मिसेस ज्ञानचंद थीं। वो मुझसे बड़ी थीं, पहले पहल मेरे घर आई थीं। मैंने उनके पाँव छुए। हमारे यहाँ दोस्ती मर्दों तक ही रहती है,
औरतों तक नहीं आने पाती। दोनों ऊपर आ गए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं, बहुत ही वसी दिल, वसी ख्याल, आम छल फरेब से दूर। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी रहबर उनकी बीवी हैं। वो दोहरे जिस्म की पुरजलाल खातून थीं। चेहरे पर ऐसा रोब था गोया कोई रानी हो, सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई। चेहरा खूबसूरत न होने पर भी पुरकशिश था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। जीती जागती गुरूर का मुजस्समा थीं, लेकिन बाहर जितनी सख्त अंदर उतनी ही नरम। घर कोई ख़त लिखा? ये सवाल उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, ना पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं ना ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहाँ ही पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में न रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी कि दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने बीवी की तरफ देखकर गोया उनके हुक्म से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा गोया कह रही हों, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से दरवाजे की तरफ चले। ठहरो, देवी जी बोलीं, कितने तांगे लाओगे? कितने? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ, कितने? एक तांगे पर 2-3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिस्तर, बर्तन, भांडे क्या मेरे सर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊँगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले। एक तांगे में कितना सामान भर लोगे? तो 3 लेता आऊँ। अरे तो जाओगे भी? ज़रा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से तकलीफ़ होगी और देवी जी ने तेज़ आवाज़ में कहा, हाँ होगी तो ज़रूर। तुम दोनों वक्त 3 पाव आटा खाओगी, कमरे के एक गोशे में अड्डा जमा लोगी, सर में 2-3 आने का तेल डालोगी। ये क्या थोड़ी तकलीफ़ है? मैंने झेंपते हुए कहा, आप तो मुझे बना रही हैं। देवी जी ने बड़े प्यार से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएं तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। अब तो राज़ी हुई? चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने इस कदर प्यार करने वाली, मीठी बातें करने वाली और वसी दिल औरत नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। फ़िक्र और गुस्से को तो गोया उन्होंने जीत लिया हो। हमेशा उनके चेहरे पर खूबसूरत मजाक खेलता रहता था। कोई बच्चा न था, लेकिन मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए एक लड़का रख लिया था, अंदर का सारा काम वो खुद करती। इस कदर कम खाकर और इस कदर मशक्क़त करके वो कैसे इतनी तंदुरुस्त थीं, मैं कह नहीं सकती। आराम तो जैसे उनके नसीब में लिखा ही न था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थीं। हाँ, मुझे कुछ न करने देती। इस पर जब देखो कुछ खिलाने को सर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ़ थी। अभी 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे देखा। मेरे माथे पर बल पड़ने लगे कि वो अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने फ़ौरन बहन जी से कहा, वो दोनों बदमाश यहाँ भी मंडला रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं फ़िक्रमंद हो उठी। कोई स्वांग न खड़ा करें। उसी लापरवाही से बोलीं, भौंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोलीं, उनके खौफ से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी गिर गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। ये सब क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मुझ में हिम्मत ही क्या है? क्या ये सब इस तरह मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हुए हैं? इससे इन्हें क्या मिलेगा? यही कि मैं मारी मारी फिरूँ? कितनी ओछी तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरी जान खुश्क हुई जाती थी। ऐसी हालत में यहाँ रहना मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता था, लेकिन देवी जी से कुछ कह नहीं सकती थी। एक रोज़ शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, अरबी छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में आकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतार लो, हाथ मुँह धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना हो कह लेना। ज्ञान बाबू को सब्र कहाँ। पेट में बात की गंध तक हज़म न होती थी। इसरार करके बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है? यहाँ आओ। क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? मैं वहाँ से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ज़ोर करने पर भी छुड़ा न सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, मगर इतना सब्र भी न था कि ज़रा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने मसनूई संजीदगी से कहा, सच? तुमने खूब पीटा?
जब ये डर था तो लड़े क्यों? तुम्हें दिल लगी सूझी है, यहाँ नौकरी जा रही है। मैं थोड़ा ही लड़ा, उसने मुझे बुलाकर डांटा। बेकसूर। अब तुमसे क्या कहूँ? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी हूँ ये मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के मुताल्लिक कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहेली पूछ कर कहा। अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा, पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना मंजूर न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम ज़िला से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी जी ने अंदाज से कहा। समझ गई, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस औरत को घर से निकाल दो। हाँ यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े खड़े क्या कहता? देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। जिस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिट पिटा कर बोले, लेकिन कुछ तो सोचना ज़रूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली मर्तबा उनका ये रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और नहीं माने तो इस्तीफ़ा दे दो। अभी जाओ, लौटकर मुंह हाथ धोना। मैंने रोकर कहा, बहन मेरे लिए। देवी ने डांटा, तू चुप रह, नहीं तो कान पकड़ लूँगी। क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इस मर्दुए को क्या कहूँ, इतनी उम्र बीत गई और बात करना न आया शौहर से। खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर लगता है तो मैं जाकर कह आऊँ? ज्ञान बाबू ने खिसिया कर कहा। तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते थे, उसकी ये इज्जत, राह की भिखारन का ये मर्तबा। देवी तो सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने कहा, फैसला करके घर आना, ये ना हो कि सोचकर जवाब देने की ज़रूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मुझ पर बड़ा जुल्म कर रही हो बहन जी। मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी वजह से ये मुसीबत झेलनी पड़े। देवी ने हंसने के अंदाज में कहा, कह चुकी या और कहना है? कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा बता, तेरे पति जेल क्यों गए? इसीलिए तो कि वॉलंटियरों की खातिरदारी की थी। वॉलंटियर कौन है? वो हमारी फ़ौज के बहादुर सिपाही हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो भी तो कोई कारोबार करते होंगे। लेकिन मुल्क की लड़ाई के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ऐसे बहादुरों की खातिर करने की वजह से जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी बीवी के दर्शनों से भी रूह पाक हो जाती है। मैं तुझ पर एहसान कर रही हूँ, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं रहम के समंदर में गोता खाने लगी, बोलती क्या। शाम को ज्ञान बाबू जब लौटे तो उनके चेहरे पर फतह की खुशी थी। देवी ने पूछा, हार के जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त हाकिम ज़िला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बातें हुईं। लौटकर मुझसे बोला, आप सियासी जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं जाता। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं हैं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं हूँ। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? मैंने कहा, कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका इस्तीफ़ा वापस करता हूँ। देवी जी ने मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी, तजरिबा। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को पढ़ा जाना कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैं मुइन शम्सी हूं, ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।